गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास फर्स्ट की व्याकरण की बुक है, व्याकरण माधुरी। टुडे आई विल टीच यू 4 चैप्टर्स, संज्ञा, नाउन। तो क्या आज हमें 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है एंड संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। परिभाषा यहाँ दी गई है संज्ञा के बारे, संज्ञा की और नाउन की। इंग्लिश में नाउन कहते हैं संज्ञा को। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के विषय में बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते। मतलब कि संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या होती है, तो किसी भी स्थान, मतलब कि आप किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ों, मतलब चीज़ों के बारे में, इंसान के बारे में, प्राणियों मतलब प्राणी, जानवर, इंसान के बारे में या उनके भावों के बारे में बोध कराएं तो उसे आप संज्ञा कह सकते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। निम्नांकित चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए नाम पढ़िए। ये आपका मतलब कि यहाँ निम्नांकित चित्र बने हुए और उनके नाम राइट हुए। तो कुतुब मीनार जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर इमारत है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा जाने माने नेता हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सूर्य, ये आपका सूरज है, जो इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा और आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। धूप निकलती है ना तो सूरज भी निकलता है। ये आपका गार्डन है, पार्क है जिसको कहते हैं पार्क। ये भी कहीं का माना जाना पार्क होगा, जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं। ये आपकी कुर्सी है, ये है अमरूद। तो जो ये क्या है, किसी जगह का नाम है, किसी मतलब आदमी का नाम है। ये आपका किसी वस्तु है, उसके बारे में है। ये आपकी किसी स्थान का है, ये भी किसी जगह का के बारे में उसका नाम है। ये आपकी कोई चीज़ है और ये भी आपका अमरूद है। भाव बताया गया, मीठा है, खट्टा है, जैसा है, फिक्का है। तो ये आपका उसके भाव बताए गए। तो किसी भी बताया जा रहा है कि संज्ञा की जो परिभाषा वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के बारे में बताता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। आपने ऊपर दिए गए चित्रों को देखा, उनके नीचे लिखे नाम पढ़े। ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने बताया ना कि जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के भेद भी बताया गया, काइंड्स ऑफ नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि संज्ञा के जो भेद होते हैं उसमें इनमें बताया गया है। तो कौन कौन से होते हैं व्यक्तिवाचक नाउन के बारे में हमें पढ़ना है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के विषय में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जिसमें आप किसी भी विशेष, मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में और वस्तु के बारे में आपको पता चले तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे ये लाल किला है, ये गंगा नदी है, ये आलोक है। ये विशेष है ना, ये जानी मानी है, बहुत मशहूर है। तो ये लाल किला है, ये दिल्ली में है ना, तो बहुत ज़्यादा ये माना जाना जगह है। ये गंगा नदी, मतलब कि ये भी एक मतलब जानी मानी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, गंगा नदी में जाते हैं ना स्नान करने के लिए। तो ये भी जानी चीज़ है। और यह आलोक, मतलब कि ये एक लड़के का नाम है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक हैं। गंगा नदी है, गंगा क्या है, नदी है, गंगा नदी है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लाल किला, गंगा तथा आलोक आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञाएं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति के विषय में बोध कराते हैं उससे जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें आप मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में या प्राणी के बारे में या वस्तु के बारे में, उनके जातियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उनके जात के बारे में अगर आप पढ़ेंगे
और उन्हें उनके बारे में पता चलेगा, उनके जात के बारे में आपको पता चलेगा, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे यह महिला है, यह हाथी है, यह मेज़ है। ऊपर दिए गए हैं वाक्यों में महिला, हाथी, मेज़ आदि शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि ये महिला है तो ये क्या है, ये नर पुरुष जाति की है ना, और ये हाथी है तो ये जानवरों की जात की है, और ये मेज़ है तो ये वस्तुओं की है ना, लकड़ियों की है, बनी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या अपनी जात का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं सारे तीनों। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि के विषय में बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है भाववाचक संज्ञा, तो वह संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी भी वस्तु या प्राणी के गुण के बारे में, धर्म के बारे में, दशा के बारे में, अवस्था के बारे में या भाव के बारे में पता चलता है, उनके विषय में पढ़ना हो तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वह बूढ़ा आदमी है, पेड़ बहुत ऊंचा है, आम मीठा है। तो हमें क्या पता चला कि ये किस दशा में है, ये किस अवस्था में है। बूढ़ा क्या है, आदमी है, बूढ़ा हो गया तो बूढ़ापे की अवस्था में है। तो इससे हमें इसमें भी हमारा ये भाववाचक है। पेड़ बहुत ऊंचा है तो इसके दशा के बारे में हमें पता चल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई जो दशा है वो बहुत ऊंची है, तो ये भी भाववाचक है। और आम मीठा है तो आम जो मीठा है उसके भाव के बारे में, भाव के बारे में और गुण के बारे में पता चल रहा है हमें कि आम क्या है, मीठा है। तो इसमें हमने ये जो तीनों शब्द थे, ये बूढ़ा आदमी है, पेड़ बहुत ऊंचा और आम मीठा, तो ये तीनों शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में बूढ़ा, ऊंचा तथा मीठा आदि शब्द भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा। हमने बताया कि जो ये सब क्या कर रहे हैं, भाव और उसका ये जो अवस्था है, अवस्था का बोध करा रहा है ये बूढ़ा आदमी, और ये दशा जो ऊंचा पेड़ है ये दशा का बोध करा रहा है, और ये जो मीठा आम है ये गुण और भाव का बोध करा रहा है। तो ये जो चैप्टर आपका ये 4th चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए एंड अंडरस्टैंड करें।